विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, आधा खुला। आ ए आओ, ये बंद ज्यादा होगा, ये खुला ज्यादा होगा उससे। फिर आएगा लास्ट में विवृत। विवृत यानी खुला हुआ, पूरा खुला हुआ। इसमें एक आता है ये खोलो, अंदर तक खोलो। अब क्वेश्चन पूछेगा, इसी को कहते हैं तालु, ठीक है, तालु के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर, ठीक है। मुख आकृति कितनी खुली है और कितनी नहीं है, ये सब इसमें आएंगे। तो और जो ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ खाली वो ओष्ठ किधर जा रहा है ओष्ठ, ठीक है, गोल हो रहा है या बिना गोल हो रहा है, उनके दो भेद होते हैं, ठीक। इसके 4। तो मुखाकृति जब वो पूछेगा, यहाँ से पूछता है वो, ठीक है, वो दे देगा कोई, जैसे आ दे दिया तो वो कह देगा आ है। ये सभी टेस्टों में आते हैं। देखो वर्णमाला है, ठीक है, आपके सिलेबस में वर्णमाला, ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें वर्णमाला नहीं है? अगर हिंदी है शामिल तो ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें वर्णमाला नहीं है? वर्णमाला तो सब में ही होती है, ठीक है। तो वर्णमाला में ये वर्णमाला में पूछे जाते हैं सारे, वर्णमाला जो चैप्टर है उसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पे पुराना कोई पेपर देखना, आए हुए होंगे समृद्ध विवृत जरूर, उसका पूछ लेता है कि पूरा खुला हुआ क्या कहा जाएगा। अगर मुंह पूरा खुल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध या अर्धसमृद्ध, विवृत। और पूरा बंद है यानी कि मुंह बंद, मुंह की आकृति बंद है, उसे क्या कहेंगे? समृद्ध, ठीक है। ऐसे ही अगर वो पूछ ले कि विवृत है, यहाँ ये पूछ ले आ है, विवृत, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत, तो क्या कहेंगे? विवृत आ, ठीक है। अगर ऑप्शन में दे दे कि ए है, ऐसे पूछता है ए है, तो वो ऑप्शन दे देता है नीचे। क्वेश्चन इतना छोटा, ऑप्शन देता है समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत। तो अर्धविवृत कहाँ से? अर्धसमृद्ध है, ठीक है। तो हो गए, क्वेश्चन आएगा यहां से तो हम करेंगे 100%। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये जरूर, इसे जरूर लिख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। खुला हुआ, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है और यहां से भी पूछता है, यहां से भी पूछता है। हाँ, इसकी परिभाषा पूछ लेगा समृद्ध की, ठीक है। इसकी परिभाषा पूछ लेगा अर्धविवृत की, तो अर्धविवृत आधा बंद और समृद्ध पूरा बंद, विवृत पूरा खुला हुआ और अर्धविवृत आधा खुला, ठीक है। परिभाषा भी पूछ सकता है, इसे भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अनुनासिक। अनुनासिक तो गेट बंद करा दो, ऊपर से कुंडी लगा दी, ऊपर ऊपर, ठीक है। तो अनुनासिक का हो तो ये कितने वेद हैं इसके? 2 वेद हैं, ठीक है। एक तो अनुनासिक और एक अनुनासिक और निर। अनुनासिक क्या होता है ये बताओ? हाँ, अनुनासिक नहीं पढ़ा है? मैंने भी पढ़ाया है अनुनासिक। अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग पढ़े? नहीं पढ़ा? ये क्या है? और ये क्या है? ये विसर्ग है और ये अनुस्वार या अनुनासिक,
ठीक है। तो जहां पर चंद्र बिंदी होगी, अनुस्वार होगा या चंद्र बिंदी होगी, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। ये 11 के 11 स्वरों पर लग जाता है, जैसे अंग, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 11 के 11 पे, ठीक है। और इसमें ये सभी स्वर होते हैं, लेकिन इन पर कोई चंद्रबिंदी लगी हुई नहीं होती है, अनुनासिक, यानी जिन पर चंद्रबिंदी नहीं लगी हो उन्हें क्या कहेंगे? तो ये सभी स्वर हो जाएंगे साधारण तरीका से। 11 स्वर होते हैं, तो ये सभी स्वर, आ, ई, ये सभी स्वर। ये एक इनका पॉइंट है मुख्य ऊपर वालों का, कि ये मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। वो कहेगा अनुनासिक स्वर का उच्चारण कहां से होता है? मुख और नाक दोनों से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, ठीक है। ये कुछ नहीं पूछेगा, वो इसे पूछेगा। अनुनासिक स्वर, स्वर, ठीक है। यहां किसकी बात चल रही है अभी? स्वरों की। तो अनुनासिक स्वर किससे बोले जाएंगे? मुख और नाक। यानी व्यंजन की बात करें, यहीं पर लिख लो, तो व्यंजन केवल और केवल नाक से। जो अनुनासिक व्यंजन होंगे वो किससे बोले जाएंगे? नाक से। अनुनासिक व्यंजन वैसे तो बोले जाते हैं मुख आदि, जिह्वा वगैरह सारी चीजों से बोले जाते हैं, लेकिन जो अनुनासिक होंगे उन्हें केवल नाक की उपाधि दी गई है, नाक से बोले जाते हैं, ठीक, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और जब स्वरों की बात करेगा तो मुख और नाक दोनों। तो इसी में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को वो पूछता है कि स्वर जो अनुनासिक है वो किससे बोले जाएंगे और व्यंजन नाक से। तो समझ में आइए, लिखो। इनके उदाहरण लिखोगे? आंख, कान, और इसके पंकज, कंचन, पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं? सुना होगा, मैंने पढ़ाया नहीं, सुना होगा। कौन से वर्ण? पुष्प। पंचम वर्ण होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, और ये कहा आएगा, ये क्या है? पंचम वर्ण। लास्ट वाले जो पांचों उसमें आते हैं वर्ग में, उन्हें क्या कहेंगे हम? पंचम वर्ण या अनुनासिक वर्ण या नासिक के वर्ण, ठीक है। हाँ, 11 पे लग जाती है। और इसमें निरनुनासिक का अर्थ है जिस पर चंद्रबिंदी या अनुनासिक ना हो। तो ये सभी स्वर आ गए 11 के 11। आज समझ में नहीं आ रही है? अनुनासिकता के आधार पर। इससे पहले क्या पढ़ाया था, किसके आधार पर? इससे पहले वाला तालु या मुखाकृति के आधार पर कितने होते हैं? उसमें तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें से तो केवल यहाँ इतना क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, और केवल नाक वाला ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। उससे पूरे समृद्ध, विपरीत, अर्धसमृद्ध, अर्धविपरीत चारों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अनुनासिकता। अनुनासिकता यानी नाक से बोलने वाले वर्ण, नासिक के वर्ण, ठीक है। तो नासिक के वर्ण कौन से होते हैं? ये इसके आधार पर अगर स्वरों की बात करें तो हम दो होते हैं, ठीक है। एक अनुनासिक जो अंग जैसे चंद्रबिंदी और अनुस्वार, ठीक, अगर वो होंगे तो क्या कहेंगे हम? ये 11 के 11 स्वरों पर लग जाता है, ठीक है। जैसे 11 सुर, आ, ठीक, आ, ई, ऊ,
रिर, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो सब पे चंद्र बिंदी लगाओ। शब्द देखे होंगे ऐसे, चंद्र बिंदी लगने के बाद देखे होंगे, शब्द पढ़ते हैं तो शब्द आते हैं। ठीक है, तो इन पर सभी पे लग जाती है। और जिन पर ये चंद्र बिंदी लगी ना हो या अनुस्वार ना लगा हो, उसे क्या कहेंगे हम? निरअनुनासिक। ठीक है, तो वो कहेगा, वो 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जैसे वो ऐसे ऑप्शन नहीं देगा स्वर, वो देगा ऐसे, कान, आंख, ठीक है, आज और पान। इनमें से कौन सा अनुनासिक स्वर नहीं है? आज, क्योंकि इस पर चंद्रबिंदी नहीं लग रही है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे भी देगा। और व्यंजन, पंकज, कंचन और रख और कलंग। तो इसमें कौन सी नहीं है? रख। ठीक है, और इनमें ये सारी चंद्रबिंदी यानी कि अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो एक सूत्र है, मैंने बताया, इसे पढ़ो। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इतना सूत्र याद कर लोगे तो तुम्हें कंठ के जो उच्चारण स्थान वाले स्वर या व्यंजन या कोई शब्द है तो अब तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि याद करोगे ऐसे वैसे। देखिए, आ, ठीक है, का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, का, खा, गा, घा। ठीक है, ये हो गए। और आ, ओ, आ क्या? आ। ठीक है, और विसर्ग। ऊष्म व्यंजन वो कह जाते हैं जो ऊष्मा के साथ बोले जाए, उच्चारण हो। सा, 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 हा, पूरी ऊष्मा बाहर, हवा बाहर निकलती है। और अंतस्थ, या, रा, ला, यानी वो अंदर के लिए जाता है सारी आवाज। आ, ये अंतस्थ है। ठीक है, तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन, मूल व्यंजन होते हैं 33। और कुल व्यंजन, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन नाले कर कुल, कुल व्यंजन होते हैं। देखो स्वर कितने होते हैं? ठीक है, 11 स्वर होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। इतना याद है। तो व्यंजन कितने रह गए? 39 रह गए। इकतालीस। तो कुल व्यंजन कितने? मूल व्यंजन कितने? 33। मूल व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श कितने होते हैं? ऊष्म कितने होते हैं? अंतस्थ कितने होते हैं? कितने होगा ये? तो ये मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अब वो देगा मूल स्वर है। पहला ऑप्शन दे देगा स्पर्श, ठीक है, दूसरा दे देगा द्विगुण, तीसरा दे देगा आयोगभाव, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है मूल व्यंजन? हाँ, स्पर्श हो गया ना, ठीक है। और 41 कैसे कैसे बने? 4 होते हैं संयुक्त। संयुक्त कौन कौन से होते हैं? है? जैसे
इनमें से मूल व्यंजन नहीं है, ये दे देगा संयुक्त, और तीनों ये दे देगा, तो मूल व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त वाला। कितने हो गए? 4 और 33, 2 होते हैं द्विगुण, डा ढा। कितने हो गए? 2 होते हैं आयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग। कितने हो गए? हो गए। इसीलिए ये दोनों स्वरों से ला करके व्यंजन में रख दिए हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 41। इसीलिए वो 11 स्वर कितने कर दिए? पहले कितने थे? 13, क्योंकि उसमें अंग और आहा भी लगते थे। अब अंग आहा इसमें लगते हैं व्यंजन में। समझ में आई? अब समझ में आ रही होगी। देता है इसे लगातार 3-4 एग्जाम हो जाए, तीसरे चौथे में आ ही जाता है। ठीक है, तो मूल स्वर कितने होते हैं ये बताओ? हाँ, मूल स्वर, मूल का मतलब क्या होता है? मूल स्वर, स्वर, कुल स्वर 11। जब 11 ऑप्शन में ना हो तब हमें 13 लगाना है, नहीं तो 11। ठीक है, तो मूल कितने हो गए? मूल कितने होंगे फिर? 11, 4 मूल स्वर कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋ। ठीक है, और संस्कृत में मूल 5। उसमें कौन सा जुड़ जाता है? ठीक है, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? टोटल नहीं, केवल स्वर पूछा, स्वर कितने होते हैं? वो तो कुल हो गए। 15। संस्कृत में स्वर 9 होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं। मूल स्वर 5 होते हैं संस्कृत में, कुल 13 होते हैं। और वैसे खाली इतना पूछे स्वर कितने हैं, तो 9। ठीक, फिर वर्णों के बाद, वर्णमाला के बाद हम कहाँ आएंगे? अगर हम पढ़े क्रम से तो क्या पढ़ा जाएगा? फिर वर्ण के बाद क्या बनेगा? शब्द, क्योंकि वर्णों से मिलकर के क्या बनता है? शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? शब्द के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, सार्थक और निरर्थक, अनर्थक। सार्थक कौन से होते हैं? जिनसे अर्थ निकल रहा हो, और जो शब्द बन रहे हैं जिनका अर्थ ना निकला, जैसे ऊंट पटाख, क्या हो गया? निरर्थक। ठीक है, और ऊंट क्या हो गया? सार्थक हो गया। ऊंट का मतलब जो एक पशु होता है, राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऊंट का अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा? नहीं निकल रहा। जैसे तू ऊंट है तो यह अर्थ का निकले हो? अर्थ निकल रहा है ना कि तू ऊंट की तरह है। ऊंट कौन सा? जो पशु है, पानी सबसे कम पीता है और लंबा है। जब बैठता है तो उसके पीछे एक सीट वाला पड़ता है, खड़ा हो जाता है तो वो सीट गायब हो जाती है। सही है, तो इसका अर्थ निकल रहा नहीं? देखिए, ऊंट पटाख या कोई अर्थ ही ना है। ठीक है, वो क्या कहेंगे? निरर्थक। इनके फिर सार्थक के बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे तत्सम शब्द कौन सा होता है? परिभाषा नहीं मालूम उसकी? तत्सम की परिभाषा तद्भव। ठीक है, और एक होता है तत्सम। इन दोनों का अर्थ होता है उसके, ठीक है, और एक उससे। ठीक है, उसके समान, उससे भव माने उत्पन्न। तो एक आम्र शब्द है और एक आम, दोनों कौन कौन से शब्द हैं? आम्र और एक आम। अग्नि, आग। ठीक,
लेकिन वो परिभाषा पूछ रहे इनकी तद्भव और तत्सम की। मैंने बताया उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? जो हमारा प्राचीन शब्द है यानी संस्कृत का शब्द है, जो उससे उत्पन्न हुआ है, उससे पैदा हुआ है। भव माने पैदा होना या उत्पन्न होना, ठीक है। उससे उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? तद्भव। तो अग्नि हमारा संस्कृत शब्द है और ये इससे उत्पन्न हुआ है, उसे हिंदी का शब्द है ये। तो आग क्या हो गई? तद्भव, और अग्नि तत्सम। ऐसे ही आम्र क्या है? आम मूल शब्द है, ठीक, और इससे उत्पन्न आम, ठीक है। अब देसी 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 कौन सा शब्द हो जाएगा? है नहीं, देसी अलग है, इसी को देशज कहते हैं। समान लगभग उसी के होगा, ठीक है, गौ और एक गाय, तो ये दोनों लगभग समान है नहीं है? क्योंकि ये समान है, तद्भव और तत्सम में कहा है वही होंगे, लेकिन देशज अमिया। लोटा क्या है? तत्सम, तद्भव या देशज? देशज, ठीक है। जो इस शब्द से उत्पन्न हुआ है यानी कि कोई मूल शब्द है उससे अगर उत्पन्न है वो क्या है? तद्भव। और देशज क्या है? जो अपने क्षेत्रीय भाषा में, अपने देश की भाषा में, जैसे लोटा अपने यहाँ लोटा कहते हैं, तो लोटा क्या है? देशज। ये किसी भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत या तद्भव इससे उत्पन्न नहीं हुआ है, ये हमने जन्म दिया है, उसे क्या कहेंगे? देशज। और विदेशज हिंदी शब्द क्या है? हिंदी शब्द देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। शब्द की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी शब्द कहाँ कैसा है? देशज है, अपने देश में उत्पन्न हुआ है। ये विदेशज शब्द है, और क्या है? अरबी है, फारसी हो, अरबी शब्द। अरे अरबी, जैसे अरबी, इंग्लिश, उर्दू जितने शब्द हैं ये क्या है? विदेशज, ठीक है। रेलगाड़ी, गाड़ी कैसा है? रेल कैसा है? रेल शब्द कहाँ का है? विदेशज, अंग्रेजी शब्द है, सही है। और गाड़ी